Good morning everyone, welcome to my YouTube channel IAS Point. Hope you are very well. So guys, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट के क्लासेस में हमने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी थी और लास्ट के जो वीडियोस थी उसमें आपने देखा होगा कि जो वन एवं वन्य जीव जो प्राणी होते हैं उनका संरक्षण कैसे होता है, जैव मंडल आरक्षण हम क्यों करते हैं और आरक्षण आखिर होता क्या है। आई होप काफ़ी अच्छे से ये आपको समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम यहाँ पे जानने वाले हैं, तो आपको पता है कि जैव मंडल आरक्षण हम क्यों करते हैं, ये हमने लास्ट के वीडियोस में जाना था। आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 में जानने वाले हैं कि जैव मंडल को हम 3 भागों से देख सकते हैं। आखिर वो कौन कौन से भाग हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि जो अंदर वाला भाग होता है उसे हम लोग जानते हैं कोर के नाम से, और जो केंद्र होता है ना, मतलब जो कोर के बाहर वाला जो जगह होती है वुफर एरिया। ओके, तो रिसर्च एनवायरनमेंट एजुकेशन के नाम से हम इसको देखते हैं। आप देखेंगे सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है ट्रांजेक्शन वाला, ट्रांजेक्शन एरिया होता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के घर, काबिले के लोग है ना, तो एक तरीके से रहते हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग रहते हैं। कल्टीवेशन एक तरीके से बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, आप देखेंगे, और जनरली वहीं जाके लोग रहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जैवमंडल जो पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसका डायग्राम यहाँ पे आपको दिया गया है, आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं। तो भारत के जैवमंडल रिजर्व के बारे में भी आपको बताया गया है, कुछ मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ, आप थोड़ा नोटिस करना। आपको पता है, अगर क्षेत्र के अनुसार मैं आपको बताऊँ, इसमें नहीं दिया हुआ है बुक में, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, इससे नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और अच्छा भी रहेगा। आपको पता है कि 1986 में क्या हुआ था, वर्ष 1986 में जो नाम है आपका नीलगिरी। ओके, संरक्षित जैव आपका ये एक जैविक क्षेत्र है जो आपका कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 5520। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि 1988 में नालंदा देवी मतलब राष्ट्रीय उद्यान एवं आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड राज्य में है, और इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर, ये आपका कितना है, 5868। ठीक है, 5868। ओके, अब 1989 में आपका मत्रार की खाड़ी, ये आपका तमिलनाडु में है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है, 10,500। ओके, आपको पता है कि 1988 में क्या हुआ था, नॉकरेक। ठीक है, ये आपका मेघालय में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 820 है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और आप देखेंगे यहाँ पे 1989 में आपका असम, मतलब ठीक है असम में, और आपका कितना इसका क्षेत्रफल है, 2837। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको यहाँ पे लर्न करके रख सकते हैं। और एक आपका कंचनजंगा है, और आपका ये कितने में, 2000 वर्ष इसका 2000 था, और कहाँ पे था, ये सिक्किम में। ओके, तो ये सिक्किम में था, इसका जो क्षेत्रफल था वो 2620 था। ठीक है, मतलब 2620 इसका क्षेत्रफल था। वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे और जंतु के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पेड़ पौधे और जंतु। आखिर पेड़ पौधे और जंतु के बारे में यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु को क्या होते हैं, एक विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से क्या कहते हैं हम उसको, जो भी आपके वनस्पति जात होते हैं, प्राणी जात होते हैं, तो उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, पेड़ पौधे और जंतु को विशेष रूप से जाना जाता है, इसका विशेष नाम वनस्पति जात और प्राणी जात। होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें यहाँ पे ये सॉल्व करना है कि वनस्पति जात और प्राणी जात आखिर होता क्या है। आपको पता है कि किसी ना किसी आप जगह देखेंगे तो विशेष प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, या फिर किसी भी स्थान पे आप देखेंगे प्राणी है, जीव वहाँ पे मिलते हैं। तो किसी विशेष जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इसमें भारत में क्या है, एक ट्रोपल वुमन टाइगर है जो सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है, जो सुंदर वनों में ही पाया जाता है, मतलब विशाल एक तरीके से उसमें पाया जाता है। एक आपको पता है विशाल एक गिलहरी भी होती है, गिलहरी छोटी सी, आप जानते हो गए बहुत अच्छे से, बहुत स्वीट सी होती है, क्यूट सी, तो वो किसी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। कुछ ही ऐसे विशेष जंगली जैसे आम होते हैं तो वो भी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, इस तरीके से हम उनका नाम लेते हैं। अब वनस्पति जात और प्राणी जात कहने का क्या आश्रय है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं।
आपको पता है कि किसी भी जो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं या फिर क्षेत्र है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वनस्पति जात बोलते हैं। एवं जो जीव जंतु होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्राणी जात बोलते हैं। अब किसी भी विशेष क्षेत्र में आप देखेंगे, साल है, सौगना है, आम है, जामुन है, सिल्वर है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें हम वनस्पति जात बोलेंगे। अब आपका नील गाय है, आपका हिरन है, तो तेंदुआ वगैरह जो होते हैं ये जंगली एनिमल्स होते हैं, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? हम इन्हें बोलते हैं, क्या बोलेंगे? प्राणी जात बोलेंगे। ये सभी आपके कहाँ पाए जाते हैं आपको पता है? ये सभी पंचमढ़ी जीव, सॉरी सॉरी, आपको पता है कि ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जो आपके पाए जाते हैं ये सभी पंचमढ़ी जैव मंडल में की प्रजाति होती हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। और आप यहाँ पे रीड भी कर पा रहे हैं। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जान लेंगे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, आखिर इसके कहने का क्या मतलब है। आइए हम लोग इसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आप यहाँ पे पिक्चर भी देख पा रहे हैं, होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इसका क्या कहने का मतलब है, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी जानवर होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र की प्रजाति बोलते हैं। ठीक है। आपने अपने घरों के आसपास गिलहरी देखी होगी, टेरेस पे बहुत सारी गिलहरियाँ घूमती रहती हैं, बहुत क्यूट सी होती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे वनों में बड़ी बड़ी जो गिलहरी पाई जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गिलहरी पाई जाती हैं। तो एक विशालकाय गिलहरी भी पाई जाती है। बड़ी गिलहरी को हम बोल रहे हैं विशालकाय गिलहरी। ओके, तो ये काफ़ी फेमस भी है। आप देखेंगे इस गिलहरी को काफ़ी लंबी फरदार इसकी पूंछ होती है। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ी भी होती है गिलहरी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और जैसे आपका पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, तो वह प्रजाति आपका किसी एक विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, तो उसे हम बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रजाति हम बोलते हैं। स्पीसीज हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे वन्य प्राणी अभयारण्य क्या है, आखिर जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि ये होता क्या है? यहाँ पे जो भी आरक्षित वन होते हैं, वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे क्या होता है? वन्य प्राणी हैं, आपके जंतु हैं, तो वो सुरक्षित एवं संरक्षित वहाँ पे रहते हैं। अब इन्हें हम क्या बोलते हैं? वन्य प्राणी अभयारण्य बोलते हैं। अब अभयारण्य जो होते हैं वह एक तरीके से स्थान होता है। अब स्थान कैसा? जहाँ पर जो प्राणी होते हैं, जो जंतु होते हैं वो रहते हैं, लेकिन जो उनका शिकार होता है, मतलब शिकार का एक निर्दिष्ट आकार होता है इनका, कि वो लॉ के एक तरीके से खिलाफ होता है। अगर कोई इनका शिकार करेगा तो वो लॉ के खिलाफ रहेगा। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कुछ ऐसे जंतु जिनका बच पाना मुश्किल हो रहा है। वो कौन से हैं आपको पता है? आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको पता है इस कुछ, मतलब आप देखेंगे कि कुछ ही ऐसे साल हैं जो हमारे सामने मतलब विलुप्त हो जाएंगे। जैसे आपके काले हिरन हैं, खेत हैं, मतलब जो आपके श्वेत आंखों वाले हिरन होते हैं, हाथी होती है, सुनहरी बिल्ली होती है, गुलाबी सिर वाली बत्तख होती है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से मतलब जो लुप्त होने वाले हैं जल्दी में ही, मतलब बहुत ज़्यादा कम ही पाए जा रहे हैं इस टाइम पे। और वो इस टाइम संकट की स्थिति आ ही चुकी है उन लोगों के ऊपर, ये आपको समझ लेना है। अब है आपका राष्ट्रीय उद्यान, आखिर ये क्या होता है? आइए इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। वह विशाल क्षेत्र जो आरक्षित है, ठीक है, जो पर्यावरण के संपूर्ण जो भी आपके संगठक होते हैं उनका संरक्षण करने में पर्याप्त होते हैं, तो उसे हम राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। होप आपको समझ आ रहा होगा। राष्ट्रीय उद्यान में आप देखेंगे कि जो भी वनस्पति जात होते हैं, इसके अलावा प्राणी जात होते हैं, तो जो भी आपका ऐतिहासिक चीज़ें हमें दिखाई देंगी ना, तो कुछ ऐसी ऐतिहासिक वस्तु होती हैं जो आपको दिखाई देंगी। जैसे आपका गुफाएं हैं, और पहाड़ी इलाके बहुत देखते होंगे आप लोग, तो जाने मतलब आपने देखा होगा जहाँ पे पहले से लोग मतलब रहा करते थे। जो पहले हमने गुफाएं देखी, पहाड़ी इलाका देखा, तो वहाँ पे क्या करते थे लोग? वहाँ पे रहा करते थे। ये आपको समझ लेना है। होप आपको समझ आ रहा होगा काफ़ी अच्छे से। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे एक तरीके से प्रथम आरक्षित वन है।
ठीक है। और सर्वोत्तम किस्म के जो भी आपके टीक होता है, ठीक है, सागौन, इस वन में मिलती थी। ये आपको ध्यान रखना है। और आप यहाँ पे देखिए इसको रीड भी कर पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे ये बात काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप भी किए जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आपको अच्छी नॉलेज होगी तो मे बी बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको पता ही, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की आप देखेंगे जो चट्टानें होती है ना, जो आवास होता है, तो एक तरीके से इस वनों में मनुष्य की जो भी गतिविधियाँ होती हैं और आपका देखेंगे प्रमाण भी मिलते हैं बहुत ही। और लाखों साल पहले यहाँ पे क्या करते थे, मनुष्य रहते थे, जिसे हम आदि मानव या फिर जीवन यापन करने के बारे में भी पता चलता है कि वो लोग कैसे रहा करते थे। अब चट्टानों के मानव आवास देखेंगे आप, तो इसमें कुछ आपका पेंटिंग है, कलाकृति भी मिली है। मतलब आप हिस्ट्री पढ़ी होगी सॉरी, तो आपने हिस्ट्री में जाना होगा कि अगर बाई चांस देखिए मैं रह रही हूँ यहाँ पे और मेरे कुछ चीज़ें उन लोगों को मिली, मतलब मेरी डेथ हो जाने के बाद में, तो वो लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये शिवानी रहा करती थी और यहाँ उसके ऐसे कपड़े हैं और यहाँ उसकी चीज़ें हैं, वो ऐसे यूज़ किया करती होगी, वो ऐसे खाना बनाती होगी। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इतिहास में लोग इस तरीके से कैसे लोग रहते थे, कैसे आदिमानव रहते थे। तो उनकी कुछ पेंटिंग वगैरह, कलाकृति वगैरह रह गई थी जो हमें मिली, जिसकी वजह से हमें पता चला कि वहाँ मनुष्य भी रहा करते थे। अब पंचमढ़ी जयमंडल में संरक्षित कोई भी क्षेत्र है तो वहाँ पे आपका 55 चट्टाने आवास की पहचानी जा चुकी हैं अभी तक। ये आपको ध्यान रखना है। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर आखिर क्या होता है? आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि सरकार के द्वारा बाघों का संरक्षण में चलाया गया एक तरीके से कार्यक्रम है। आप इस योजना के तहत बाघों को हमारे देश में जो भी संरक्षण करना है, तो बाघ में ऐसे कैसे, मतलब बहुत सारे शिकार करके उन्हें, उनके जो जबड़े होते हैं, दांत होते हैं, उनको मतलब खाल वगैरह को निकाल के और विदेशों देशों में बेच दिया जाता है, ठीक है, सेल कर दिया जाता है। और उसके मतलब काफ़ी पैसे मिलते हैं उन लोगों को, काफ़ी कॉस्टली उन लोगों की खाल वगैरह बिकती है। तो एक तरीके से एक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया था। इसीलिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे हमारे देश में जो भी संरक्षित करने का जो भी कार्यक्रम है वो 80 के दशक में शुरू हुआ था। ये आपको समझ लेना है यहाँ पे। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। और आप यहाँ पे देखिए पिक्चर भी देख पा रहे हैं, जंगली भैंसा है, बाघ है, बारहसिंगा है। तो होप आपको यहाँ समझ में आ ही रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे संकटापन जंतु आखिर ये क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये पॉइंट, ये वर्ड जो आ रहा है कुछ अलग सा लग रहा होगा आप लोगों को। संकटापन मतलब संकट में आने वाले जंतु, ठीक है। इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। जैसे शेर है, हाथी है, जंगली भैंसे हैं, बारहसिंगा है, जो पाए जाते हैं, ठीक है। वे जंतु जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। अब इसका कारण उनका शिकार करना है, उन्हें विदेशों में बेचना है और वो विलुप्त हो रहा है। क्योंकि उन्हें देखिए विलुप्त कब होंगे वो, क्योंकि तब बेच दिया जाएगा, ठीक है, उन्हें। क्योंकि तब एक तरीके से आप देखेंगे कोई भी एनिमल्स है, अब आप उसको खाल वगैरह उतार के उसको बेच रहे हैं विदेशों में, उसका यूज़ मतलब पूरी तरीके से बेकार हो रहा है न, तो तब वो एक तरीके से प्रजाति उनकी आगे नहीं बढ़ेगी। तो कैसे होगा, ठीक है। अब बाई चांस की कोई भी आप देखेंगे, क्या कोई एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको याद रहे। आप ले लीजिए कोई भी वुमेन वगैरह है, ठीक है। तो क्या होता था पहले, इस टाइम पे थोड़ा काफ़ी कंडीशन काफ़ी बेटर हो चुकी है। और पहले क्या होता था कि लोग, मतलब तब लड़कियां पैदा होती थी तो उनको मार दिया जाता था, ठीक है, मतलब दफना दिया जाता था। और लड़की के पैदा होने पे लोग खुश नहीं हुआ करते थे। तो वो लोग ये तो सोचते हैं कि लड़की, और जहाँ तक मेरे को पता है इस बारे में, तो लड़कों से बेटर तो लड़कियां ही हैं इस टाइम में। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप लोग अच्छे नहीं हो, बहुत अच्छे हो और आगे अच्छे ही रहना, हमेशा अपने पेरेंट्स वगैरह की हेल्प करना। तो आपको पता है कि लड़कियों को ऐसे बोला जाता था कि वो किसी काम की नहीं है और उन्हें घर जाके खाना ही पकाना है। तो वो एक तरीके से लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं थे और पढ़ाने से पहले ही वो लड़कियों को मार दिया करते थे, मतलब होते ही मार दिया करते थे। और कुछ टाइम पे ऐसे टेस्टिंग होते थे जिससे कि पता चल जाता था कि लड़की है या फिर लड़का है। तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे, अबॉर्शन वगैरह करा दिया करते थे। तो क्या होता था, अगर आप लड़कियों को मार दोगे तो
किस तरीके से, एक तरीके से आगे लड़कियां हैं लड़कियां, फिर तो कुछ भी नहीं होगा दुनिया में। एक तरीके से फिर तो सब कुछ विलुप्त होता जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हुआ था, एनिमल्स बचेंगे ही नहीं तो प्रजाति को वो आगे कैसे बढ़ाएंगे। आप होप आप काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इस एग्जाम्पल से आप लोगों को ऑलवेज याद रहेगा। इन जो भी मैंने अभी आपको बताया, शेर, हाथी, जो भी आपका बारहसिंगा वगैरह के बारे में बताया, होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब आपका आता है प्रवास। आखिर ये क्या होता है आपको पता है? आप देखेंगे कि अगर आपको बताया जाए इसके बारे में, जस्ट मिनट, ठीक है, तो आप देखेंगे कि किसी भी जो विशेष क्षेत्र होते हैं, अब क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी प्राणी होते हैं, तो वो अपने आवास स्थान को छोड़ के किसी अन्य आवास स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, वहीं पे मतलब वृद्धि का प्रजनन करते हैं। अब ये तब होता है जब उनके निवास स्थान या फिर जो भी प्रभावित हो जाते हैं, मतलब जिस घर में वो रह रहे हैं, अगर वो घर पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा तो वो कहीं और जाके बस जाते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, कहीं ना कहीं तो रहना होगा ना। अगर मैं यहाँ पे घर नहीं रहती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे ठीक से नहीं रह पा रही हूँ, कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं जाके दिल्ली रहने लगूँगी या फिर किसी और जगह जाके रहने लगूँगी। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तब उनका आवास क्षेत्र में उनका लगता है कि प्रभावित हो रहा है, तो वो जाके कहीं और जाके रहने लगते हैं। लेकिन जलवायु बदलते ही वो वापस आने का स्थान कर लेते हैं, मतलब वापस आ जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सोचा कि मैं दिल्ली जाऊँगी स्टडी करने के लिए, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करना है। अब प्रिपरेशन के बाद आफ्टर सिलेक्शन मैं अपने घर पे वापस आ जाऊँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि घर पे इस टाइम पढ़ाई नहीं हो रही है और मुझे दिल्ली जाना चाहिए। दिल्ली जाके मैं पढ़ाई वगैरह करूँगी और आफ्टर तब मेरे सिलेक्शन हो जाएगा, मैं वापस अपने घर पे आ जाऊँगी। उसी तरीके से ये क्या करते थे कि तब जलवायु ठीक नहीं हो करती थी तो ये अपने किसी दूसरे स्थान पर चले जाया करते थे, और उसके बाद से ये तब जलवायु ठीक हो जाती थी तो वो अपने वापस स्थान पे आ जाया करते थे। ठीक है, होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके कुछ एग्जाम्पल्स बताए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से। अगर नहीं समझ आता है फिर भी, तो मैं किस लिए हूँ, आप मुझे बताना, मैं उस डाउट को फिर से क्लियर कर दूँगी। आपको पता है पुनः वन रोपण आखिर क्या होता है? पुनः वन रोपण क्या होता है आपको पता है? कि वृक्षों को काटने के बाद अगर आप वृक्षों का रोपण करें तो वह आपका पुनः वन रोपण कहलाता है। मतलब कि जो भी आपने काटे वृक्ष को, अब वृक्षों की कमी को पूरी करने के लिए उद्देश्य है कि नए वृक्षों का रोपण किया जाए। आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ होंगे कि अभी जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो उस दिन काफ़ी लक्ष्य रखा गवर्नमेंट ने कि इतने पौधे यहाँ लगाए ही जाने हैं। अब दिल्ली में क्षेत्र में आप देखेंगे कि औषधियों के पौधे जो हैं वो निःशुल्क मिल रहे हैं। आपने करंट में ये न्यूज़ पढ़ी होगी काफ़ी अच्छे से। सो अब पौधे काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। अब आपको पता है कि जो भी वृक्ष हैं उनको हम काट देते हैं, काटने के बाद में तो ये काफ़ी बेटर रहेगा, जो वृक्ष आप काट रहे हैं उसकी जगह आप दूसरा वृक्ष रोपण कर सकते हैं जिसको आपने काटा है उसी वृक्ष का। ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और पेड़ पौधे भी काफ़ी अच्छे से बने रहेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे उतना ही पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है, उतने ही ज़्यादा हम स्वच्छ रह पाएंगे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट, मतलब 7th चैप्टर कंप्लीट 8th क्लास का। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8th के चैप्टर के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। फैमिली में सभी मेंबर का ध्यान रखिए काफ़ी अच्छे से, और साथ में स्टडी भी कीजिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है ना, आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।